जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक, और इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट कर चुका है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में आज हम लोग जो देखेंगे, दूसरे पार्ट में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अगले प्रश्न से। इससे पहले हम 25 प्रश्नों को देख चुके हैं। आपका सवाल है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है अगला कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान क्षति। इसका द्रव्यमान क्षति जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु संख्या सपोज दैट, कोई एग्जांपल हम सपोज दैट लेते हैं कार्बन का, कार्बन 6 और यहाँ पे हमने लिया 14। तो हमने बोला था कि कार्बन 4 जो है, कार्बन 4 की अगर बात करें तो ये जो होता है ये आपका होता है परमाणु संख्या, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है, इसे एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, वहीं अगर बात करें ऊपर वाले तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या तो द्रव्यमान या परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट भी इसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो याद रखना इसमें 14 जो है वो द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ से दोनों सवाल पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो आता है वो द्रव्यमान क्षति होता है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें, यानी परमाणु भार में या द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु संख्या को हम घटा दें तो यहाँ से जो हमको मिलता है वो मिलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से हमको 8 जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या में प्राप्त हो रहा है। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान क्षति। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूट्रिनो। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव तत्व है, जबकि प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव है। वहीं अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है, यानी कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है, मेसोन के बारे में हमने बताया, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। युकावा ने इसकी खोज की थी, मेसोन कण की। तो याद रखना न्यूट्रिनो ऐसा कण है जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूट्रिनो। आगे चलते इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि किस न्यूक्लियर में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो इसका आंसर हम पहले कर चुके हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। इसमें सवाल पूछा गया कि किसी परमाणु में परिचक्रण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सदैव धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा वो हमेशा जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन जो होता है, ये डायरेक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके किसी परमाणु के केंद्रक में दो होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों तो होता है केंद्र में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर में चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी परमाणु के में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगा, तो इसकी कुल ऊर्जा जो होगा वो हमेशा सदैव धनात्मक होती है। तो याद रखेंगे इसकी कुल ऊर्जा अगर पूछा जाए तो सदैव धनात्मक होती है। वहीं अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार का कण है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या आवेशहीन है, तो याद रखेंगे वैसे में इसका आंसर होगा ऋणात्मक होता है। जबकि प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब एन से रखे, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आवेशहीन भी कह सकते हैं। ये याद रखेंगे, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, प्रोटॉन से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। ये सभी याद रखेंगे। यहाँ से आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर कि किसी परमाणु में परिक्रमण करे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो ये सवाल कर चुके हैं
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि किन किरणों के परिकिरण से नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है या किया जा सकता है। तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अल्फा कण से। अल्फा कण के आधार पर ही किसी किरणों की प्रकीर्णन के नाभिक के आकार का आकलन जो है वो किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा कण। और किसी भी परमाणु के केंद्रक में या तो कह सकते हैं कि नाभिक इसके बीच में होता है, इसके बीच में नाभिक हम मान सकते हैं जो कि केंद्रक के रूप में मानते हैं, और इसमें हमको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि इसके आकार का आकलन अगर हमको करना है तो किस कण के आधार पर कर सकते हैं, तो अल्फा कण के आधार पर हम कर सकते हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। आखिर में इसके नाभिक के बारे में जो है वो किसके द्वारा बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था कि नाभिक जो होता है इसके बारे में धनावेशित होने की खोज किसने की थी। आखिर में मान लेते हैं कि कोई भी ये परमाणु है, इसके केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था। अब यहाँ पे हमने दो सवाल हमने इससे पहले किया था कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हो जाएगा डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने ही, जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि परमाणु के केंद्रक का खोज जो है या केंद्रक के बारे में या नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रदरफोर्ड के द्वारा। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कार्बन 12। कार्बन 12 जो है ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मान्यता प्राप्त है वो परमाणु भार के मापने के लिए, तो वो है कार्बन 12। साथ ही साथ हमने देखा था कार्बन का दो अप्रूप है, एक तो है कार्बन 12 और दूसरा हमने देखा था कार्बन 14। ये दो हमने देखा था, ये कार्बन का दो अप्रूप हमने देखा था कार्बन के। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के भी पूछे जाते हैं, ये कार्बन के पूछे जाते हैं, और भी कई अलग अलग सवालों से यहाँ पे सवाल बनता है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन 12। साथ ही साथ कार्बन 14 आपने कई जगह पढ़ा होगा, जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पे अगर आपको लंबी उम्र की गणना करना होता है तो वैसे में यूरेनियम का भी यूज होता है। तो याद रखेंगे ये सब जो है वो अध्ययन करने के लिए, या तो जब आपने देखा होगा कहीं पे कई वर्षों, हजारों या 100 वर्षों के पुराने जो है वो कुछ पुरातात्विक वस्तु अगर हमें मिलता है खुदाई में, तो उसका अध्ययन करके बताया जाता है कि आखिर में ये कितनी वर्ष पुरानी जो है वो वस्तु है। अब सपोज दैट करते हैं कि कोई मान लेते हैं कि कोई घड़ा हमको मिल गया, तो हम बता कैसे सकते हैं कि ये आखिर में कितना पुराना है। तो ये इसी के द्वारा ही, इसी के अध्ययन से, या तो कह सकते हैं कि इसी के मदद से जो हम बता पाते हैं कि ये आखिर में जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है। तो इसी के आधार पर कार्बन डेटिंग या तो फिर यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से जो है वो पता किया जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, यानी पॉजिट्रॉन जो है वो किसका एंटी पार्टिकल है। तो याद रखेंगे पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी इसका प्रतीकन है। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो द्विप्रकृति का होता है। द्विप्रकृति कहने का अर्थ है कि इसके एंटी पार्टिकल भी होते हैं, जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होता है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमने बात किया
कि जैसे हमने बात किया कि ये कार्बन 6 है, कार्बन 14 हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे हमने क्या देखा कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस यहाँ कहने का अर्थ है या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, सपोज दैट अगर हम न्यूट्रॉन यहाँ पे निकालना चाहें, अगर हमको न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो परमाणु संख्या को अगर द्रव्यमान संख्या में हम घटा दें तो हमको यहाँ से न्यूट्रॉन मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या आ रहा है 8 है, जबकि परमाणु संख्या कितना है 6 है। तो यहाँ से एक तो हमको यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है। अब कई बार यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि प्रोटॉनों की भी तो संख्या ले सकते हैं। तो याद रखेंगे प्रोटॉनों की भी संख्या अगर लेंगे तो ये परमाणु क्रमांक से जो है वो थोड़ा सा भी क्यों ना 0.00 भी कुछ अधिक हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर अधिक होता है। तो याद रखेंगे ये सदा जो होता है वो परमाणु क्रमांक से अधिक होता है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आणविक सिद्धांत के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले आणविक सिद्धांत को जो है वो दिया था। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि परमाणविक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत जो है या परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ये भी इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन ही। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन। आगे सवाल पूछा जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C का सही संबंध क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी P बराबर E/C। P बराबर E/C। अब P यहाँ पे क्या दिखा रहा है, संवेग को यानी मोमेंटम को। तो संवेग बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं संवेग बराबर E इक्वल टू यानी एनर्जी, यहाँ पे E क्या है तो एनर्जी है, E यहाँ पे लिख सकते हैं यानी ऊर्जा, और बटा में कर सकते हैं वेग। तो संवेग बराबर ऊर्जा बटा वेग, इसका जो है वो सही फॉर्मूला जो है वो होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे P इक्वल टू E/C, इसका सही आंसर होगा। मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेग यानी वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू E/C। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि एक परमाणु में, क्वेश्चन नंबर 36 हम देख लेते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। आखिर में यह सिद्धांत जो वो सबसे पहले किसने दिया था कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो होती है वो आपस में समान नहीं हो सकती। आखिर में ये किसने बताया था सबसे पहले, तो इसके पहले कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले जो बताया था वो पाउली के द्वारा बताया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पाउली के द्वारा बताया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्याएं का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो ये सवाल देख सकते हैं यूपीएससी 2003 में सवाल पूछा गया। थोड़ा सा ये टफ सवाल बनता है, लेकिन 1-2 बार इसको जब आप याद रख लेंगे तो आसानी से नेक्स्ट टाइम जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपके दिमाग में ये वापस आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चक्रण से संबंधित है। अब यहाँ पे कई अलग अलग भी बनते हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम थ्योरी का बेस जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आप उतना अच्छे से इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। आगे अगर अगला सवाल अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वो क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या के अलग अलग टाइप हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा जो है वो निर्दिष्ट करता है वो कौन सा है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण, यहाँ पे सवाल में आपको ध्यान से देखना है कि सवाल आखिर में हमसे पूछा क्या गया है। सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रासायनिक गुण जो है वो किस पर निर्भर करता है या कौन सबसे सटीक जो है वो तय करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को सही तरीके से बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 40। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। चलिए इसको बताने के लिए थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे सपोज दैट हम कोई एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे हमने बात किया था कार्बन का, तो कार्बन हमने 6, कार्बन 14 अगर हमने लिया था तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर 6 यहाँ पे जो है वो किसको बताता है, तो ये बताता है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसी को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। जबकि ऊपर वाला जो होता है ये इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जबकि इन दोनों के बीच का जो गैप कह सकते हैं कि डिफरेंस जो होता है, इन दोनों को घटा दें तो यहाँ से हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिलता है जो कि 8 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। तो सपोज दैट हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन को हम अगर लेते हैं, अगर ओ को लेते हैं, सपोज दैट हम कोई एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, या तो आप नियोन को ले सकते हैं, नियोन को भी ले सकते हैं। नियोन में क्या होता है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर 10 इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ऐसे आपको बता रहा है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 9 है, तो 9 का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं उसी का, सपोज दैट हम फ्लोरीन ले लिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ये तो दोनों 9 होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या बताया जा रहा है कि 10 है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर 10 है तो आपको बताना है कि यहाँ पे परमाणु भार क्या होगा। आपको एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है या द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है। तो हमने बोला था कि इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आखिर में कितना में हम 9 घटाएंगे जो हमको 10 मिल जाए, तो 19 में 9 अगर हम घटा दें तभी तो हमको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी इसका न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा कितना होगा, 10 होगा। जबकि इसमें परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होगा 19 होगा, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 19। तो यही सवाल यहाँ से पूछा गया था, यही सवाल पूछा गया कि 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 19 होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 88 होता है यानी 88 होता है, ऊपर वाला 226 जो दिखा रहा है ये आपको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालना है, तो हमको 226 में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, 226 में हमको 88 घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जैसे घटाएंगे तो ये आ गया 138 इसका सही आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरा है प्रोटॉनों की संख्या। तो हमने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या वही होता है जो इसका नीचे होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को ही हम प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो इसका 138 और 88 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 138 और 88। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया है
कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। तो कई बार यहाँ से लोग जो है वो इसका आंसर 6 कर लेते हैं, या तो गलत तरीके से भी इसका आंसर जो है वो कर लेते हैं। आइए चलते थोड़ा सा हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि जैसे हम सपोज दैट यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है प्रोटोनों की संख्या 2। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर यहाँ पे इसका 2 ले ले तो यहाँ पे इसका जो होगा वो 4 होता है। लगभग ये डबल के बराबर लगभग होता है, लेकिन 10 तक तो कम से कम ये डबल होता है, जस्ट डबल। तो अब यहाँ पे देखो कि प्रोटोनों की संख्या कितना है, 2 है। उसके बाद साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। अब यहाँ पे 4 में 2 अगर घटा दें तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यही हमको मिलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। तो द्रव्यमान संख्या इसका कितना है, 4 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4। अगला सवाल है 44, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे पोटेशियम का ऑप्शन दिया हुआ है 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है। वहीं अगर बात करें एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या तो ये होता है 40। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 19 है और यहाँ पे 14 आपको पता है। तो 19 ये तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया और ये हो गया द्रव्यमान संख्या। यहीं से अगर पूछता कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें घटा देते तो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाता। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है और वही एटॉमिक नंबर भी होता है, यानी परमाणु संख्या भी वही होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या पूछा जा रहा है कि ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 19 होगा इसका सही आंसर। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे इसको भी आपको समझने के लिए अगला जब हम टॉपिक लेकर आएंगे तो उसमें हम इसको हालांकि पूरे डिटेल से हम समझेंगे, लेकिन फिर भी एक हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दे लेते हैं। जैसे इस तरह से अगर अलग अलग कक्षाओं की अगर बात करें तो ये अलग अलग कक्षा बना होता है। सबसे पहले मान लेते हैं इसमें 2 है, इसमें 8, इसमें 18। इस तरह से क्या है कि आगे बढ़ते जाता है, 2, 8, 18, 36, इस तरह से करके जो है वो बढ़ता जाता है। KLMN इस तरह से आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो इसके बाद हम जो बात करेंगे उसके बारे में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी के बारे में भी उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखते हैं, कैसे उसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए इसमें आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो याद रखेंगे इसमें सिंपल जो होगा, इसमें सिंपल आपको याद रखने हैं। अगर बात करें कि तीसरी कक्षा की अगर बात किया जा रहा है, इसमें तीसरी कक्षा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसमें तीसरी कक्षा के बारे में, तो यहाँ पे 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा अगर सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसका सही आंसर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 18 होगा इसका सही आंसर। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कोई भी एटम अगर कहीं कोई एटम अगर बात करें तो सपोज दैट हमने मान लिया x, हमने मान लिया ये एटॉमिक नंबर जो है वो x है। इसमें पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक जो है वो Z है, परमाणु क्रमांक जो है वो Z है, या तो इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं। सपोज दैट अगर हम x ले लिए, इसको परमाणु क्रमांक Z बोला जा रहा है, और इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है, m है। द्रव्यमान संख्या क्या है, m है। अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु संख्या घटा दे तो हमको जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ से m माइनस जेड, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को ही तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं, तो m माइनस जेड इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। m माइनस जेड अगर कर दें तो यहाँ से हमको जो मिल जाएगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी m माइनस जेड इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते इसमें अगला सवाल, इसका आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का अंतिम सवाल है कि परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात की जा रही है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ले लिया है, 35 इसका जो है वो एटॉमिक वेट है, यानी परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या ले सकते हैं। क्योंकि आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, इसका अलग अलग कई सारे नाम हैं। इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। तो इसका कई नाम है। जैसे इसको नीचे वाले को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। इस तरह से कई सारे जो है वो नाम इसके हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, चाहे एटॉमिक वेट बोले, परमाणु भार बोले, परमाणु द्रव्यमान या तो द्रव्यमान भार बोले, तो ये सभी जो है वो इसी का नाम है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। 18 प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 17 है, तो ये तो नहीं होगा। 35 प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर वाले को तो प्रोटॉन हम कहते नहीं हैं, प्रोटॉन तो नीचे वाले को कहते हैं। 35 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हम किसे कहते हैं, ये दोनों को घटा करके निकालते हैं तब उसे न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं, और ये दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो आता है 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 18 न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है आपको बताना है, और एक बार अगर आप समझ करके इन सभी चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आसानी से सारे सवाल जो वो हल कर लेंगे, चाहे सवाल कितना भी घुमाया हुआ क्यों ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।